हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख चुके थे? एसिडिक एसिड के बारे में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या आपका बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए तो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्या बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज बेस, बेस क्या होता है, ठीक है ना। तो तीन साइंटिस्ट से बताए थे पहले भी कि एक कौन सा साइंटिस्ट थे आपके, आर्हेनियस बेस। आर्हेनियस बेस क्या होता है? which can give हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आर्हेनियस बेस, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है ना, NH4OH हो गया। ये सब क्या है आपके आर्हेनियस बेस है, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, ब्रोंस्टेड लॉरी बेस, ठीक है ना। सेकेंड क्या है आपका ब्रोंस्टेड लॉरी बेस, ब्रोंस्टेड लॉरी बेस, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ब्रोंस्टेड लॉरी बेस? यहाँ पे बात कीजिए, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड क्या होता था? जो H+ देता था, ठीक है ना, जो H+ देता था, ये क्या करेगा? जो H+ को गेन करेगा। तो क्या बोलेंगे? which accept H+, जो क्या करता है आपका H+ को एक्सेप्ट करता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोंस्टेड लॉरी बेस। और नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है आपका लुईस बेस, लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है आपका? which can donate its lone pair of electrons। तो क्या बोलते हैं हम लोग? लुईस बेस। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? NH3 n के पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। RnH2 n के पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या हो गया आपका? लुईस बेस हो गया, ठीक है ना। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? सबसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। अब देखिए तो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ क्या, स्केल टू मेजर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए क्या होगा इसका स्केल, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे जो पहला यहाँ पे क्या है आपका KB, याद कीजिए जैसे K था ना, उस तरह यहाँ भी क्या होगा आपका KB। देखिए तो यहाँ पे जैसे मान लेते बेस, बेस के पास में क्या होगा आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो क्या करेगा H+ को एक्सेप्ट करेगा। जब ये H+ को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे जो स्पीशीज बनेगा वो क्या होगा आपका BH, और क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। या हो सकता है कि इसे जो बेस है वो आपका निगेटिव चार्ज वाला हो, H+ एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे क्या बन गया आपका BH। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग KB डिफाइन करें, ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे K होता है ना, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा आपका KB। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट BH पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका KB कंसंट्रेशन ऑफ BH एंड कंसंट्रेशन ऑफ B पे निगेटिव चार्ज एंड H+ कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आप सोचिए कि KB के वैल्यू जितना ज्यादा होगा हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे K का वैल्यू जितना ज्यादा होगा हम लोग बोलते हैं वो क्या होगा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। उसी तरह KB जितना ज्यादा होगा,
केबी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका बेसिक एस्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए ध्यान से सोचिए, अगर BH पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या केटायन मान सकते तो हम लोग, ये क्या है आपका केटायन, ये क्या है आपका केटायन, क्योंकि जब H प्लस गेन करेगा यहाँ पे क्या बनेगा, केटायन बनेगा। अगर ये न्यूट्रल हुआ तो ठीक है ना, तो अगर केटायन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो ये क्या होगा आपका बेस, ये इसको क्या बोलते हैं कंजुगेट एसिड, याद है ना, जैसे एसिड कंजुगेट बेस, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा आपका, ये क्या कहलाएगा आपका बेस, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएगा आपका बेस, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएगा आपका कंजुगेट एसिड, इसे क्या बोलते हैं हम लोग कंजुगेट एसिड। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, तो कहने का मतलब क्या है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन केटायन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, के भी उतना ही ज्यादा होगा। अब उल्टा सोचते हैं, के भी जितना ज्यादा होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन केटायन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर केवी का वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे केटायन का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा आपका ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। लेकिन हमें यहाँ पे केवी का वैल्यू निकालना नहीं है, ये आप कहाँ निकालेगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर निकालिएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए केवी क्या होगा, मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि कौन यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है ना, केवी का ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है, कौन सा वीकर बेस है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर केबी का वैल्यू इंक्रीज करता है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है यहां तक? या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अगर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है तो केवी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? दूसरा यहाँ पे क्या आपका स्केल पीकेबी, हम जानते हैं कि पीकेबी इज इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव लॉग ऑफ केबी, पीकेबी इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ केबी। अब केबी का वैल्यू बढ़ेगा तो पीकेबी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग बोलेंगे कि केबी का वैल्यू बढ़ेगा तो पीकेबी का वैल्यू घटेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, केबी बढ़ रहा है मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो पीकेबी कम हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पीकेबी का ऑर्डर बताइए, पीकेबी का ऑर्डर बताइए, तो आपसे ये पूछ रहा है कि किसका पीके वैल्यू ज्यादा है, तो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है उसका पीके वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे बात समझ में? तो आपको क्या करना है, अगर पीके भी वैल्यू पूछे कि अगर आपको दे दे क्वेश्चन दे दे, अब बोले कि बताइए पीकेबी का ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे पूछे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए पीकेबी का, मतलब आपसे पूछ रहा है कि किसका पीके वैल्यू ज्यादा है, तो पीके भी वैल्यू उसका ज्यादा होगा जिसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो दिक्कत है तो यहाँ से वो चेक कर लिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। अब देखे दाम कहां पे, स्टेबल द एनायन बीकर द बेस, स्टेबल द एनायन बीकर द बेस। सोचिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या एनायन को लेकर, उसमें चेक करना चाह रहे हैं क्या बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। अब आप लोग याद कीजिए, बताए थे आप लोगों को यहाँ पे कि अगर किसी भी चार्ज स्पेसीज का स्टेबिलिटी बढ़ता है तो उसका इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम लोग स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, या हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रेंथ क्या बोलते तुम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, एनायन के स्टेबिलिटी क्या होगा आपका, इनवर्सली होगा, ठीक है, इनवर्स होगा। मतलब अगर स्टेबिलिटी बढ़ता है एनायन का तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगा एनायन का तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन फिर डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे
अब हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन। कैसे चेक करते हैं हम लोग एनायन के स्टेबिलिटी को, ठीक है ना। तो देखिए आंसर यहाँ पे फर्स्ट बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब सोचिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू होगा उस पे निगेटिव क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, सब बताया हुआ है चीज है, ठीक है ना। तो बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहने का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है तो मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा मतलब बेसिक क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक। एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे CH3 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आपका NH2 पे निगेटिव चार्ज, OH पे निगेटिव चार्ज एंड F पे निगेटिव चार्ज। बताइए यहाँ पे चारों में किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा। सोचिए इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होता है, अगर इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पे आसानी से डोनेट कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हम लोग पूछ रहे हैं क्या, SH माइनस NCl माइनस बताइए, यहाँ पे ले रहे थे हम लोग क्या PH2 माइनस, क्या होगा इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है, Cl का ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, PH2 का कम होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब फॉस्फोरस का कम होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एच का मतलब सल्फर, एंड सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है किससे, क्लोरीन से। इसका मतलब क्या होगा PH2 माइनस SH माइनस फिर Cl माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, सारी बात समझ में यहाँ तक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। दूसरा यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, पहला क्या हो गया आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दूसरा क्या यहाँ पे हम लेते हैं साइज, साइज ऑफ एन एटम, ठीक है ना। देखिए आंसर हम लोग यहाँ पे एक चीज पढ़े थे, याद कीजिए कि चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, चार्ज अपॉन साइज। याद कीजिए अगर साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मैं बोलते हैं ना कि स्टेबिलिटी, ठीक है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घटेगा। चार्ज डेंसिटी कम होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सोचिए जिस एटम का साइज बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी कम होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, यही ना बोलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है वहां तक। और बेसिक क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ एन एनायन, यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, अभी एनायन का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये तो पता है सबको। तब सोचिए यहाँ पे जरा कि बेसिक स्ट्रेंथ, सोचिए सब एक दूसरे क्या है यहाँ पे इन्वर्स है, चेक कीजिए यहाँ पे साइज बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी कम होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, सारी बात समझ में। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखिए दाम यहाँ पे कि अगर किसी भी एटम का साइज बड़ा होता है, किसी भी एटम का साइज क्या होता है आपका बड़ा होता है, यहाँ पे चेक कीजिए साइज बढ़ेगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे साइज क्या ले रहा हूँ बड़ा, साइज बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रेंथ एंड साइज क्या होगा इनवर्स। हम बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एन एटम,
जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है साइज के केस में, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिया क्या, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। सोचिए जरा, I का साइज बड़ा है तो साइज बड़ा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा। अगर इसका चार्ज डेंसिटी कम है, अब इसके पास चार्ज ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर पाएगा, क्या दे पाएगा क्या किसी को, नहीं ना, उस स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, साइज बड़ा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, इसका साइज छोटा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। चेक कीजिए यहाँ पे। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में यहाँ तक। और भी हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या, NH2 माइनस, ठीक है, PH2 माइनस, यहाँ बताइए NH2 में से ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ, फिर PH2 माइनस, फिर क्या हो जाए ASH2 माइनस, ASH2 माइनस। हम यहाँ पे लेते हैं क्या, OH माइनस, SCH माइनस, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे इसका साइज बड़ा है ना, इसका साइज क्या है, छोटा है, इसका साइज छोटा है, इसका मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। चेक कीजिए यहाँ पे। तो ध्यान रखना है कि जिसका साइज बड़ा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। जिसका साइज छोटा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका साइज छोटा होगा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। यहां तक नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। अब देखता हूं यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, इफ देयर इज contradiction between size and electronegativity, then size is always given more preference, ठीक है ना। साइज को यहाँ पे क्या दिया जाता है, ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थर्ड बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, नेचर ऑफ द ग्रुप, नेचर ऑफ द ग्रुप मतलब बात करें प्लस आई प्लस एम प्लस एच या माइनस आई माइनस एम माइनस एच, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो आपका प्लस आई प्लस एम प्लस एच ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये सब के सब क्या आपके इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इफ electron donating group is present then basic strength increases, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या, if electron withdrawing group is present then basic स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। समझिए इस चीज को यहाँ पे मानते हैं यहाँ पे क्या कि बी पे क्या आपके पास में निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी हो जाएगी। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा तो फिर क्या ये दे पाएगा इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ से दे पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब क्या है कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, बी पे निगेटिव चार्ज है
और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो पहले तो यहाँ पे क्या निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा। क्यों करेगा, ताकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए और ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज के आने से स्टेबिलिटी क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है ना, तो ये अपना चार्ज कम करने के लिए क्या करेगा, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करेगा ताकि इसका चार्ज क्या हो जाए, कम हो जाए और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इसका मतलब क्या हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा तो ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वो अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पा रहा है। नहीं कर पाता तो हम लोग बोलते कि वो क्या आपका वीकर बेस है। तो हम देखे थे क्या, स्टेबल देन आयन वीकर द बेस, स्टेबल देन आयन वीकर द बेस। ठीक है ना, अनस्टेबल देन आयन स्ट्रॉन्गर द बेस, ये भी तो बोल सकते हैं ना, अनस्टेबल देन आयन स्ट्रॉन्गर द बेस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में यहाँ तक, इसको यहाँ तक नोट कीजिए, इसको समझिए अच्छे से। पहले आप कुछ क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग करने के लिए, ठीक है ना। बताना इसमें क्या कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चेक कीजिए इसका। यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है और रेजोनेंस कर रहा है मतलब ये स्टेबल होगा। स्टेबल होगा इसका मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। बट यहाँ पे ये क्या लगा रहा है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या आपका माइनस आई ग्रुप है। ये जो अल्कीन है, ये अल्कीन क्या होता है, माइनस आई ग्रुप होता है। और यहाँ पे क्या है आपका अल्काइल ग्रुप, ये क्या होता है आपका प्लस आई ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे कितना बन रहा था आपका, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या होगा, ये तो निगेटिव चार्ज हाईली डीलोकलाइज है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है ना, बट ये क्या करेगा आपका, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। क्या लगाया यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है ना, तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इसका बढ़ जाएगा। यहाँ पे इससे ज्यादा होगा, फिर इसका सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये निगेटिव क्या है, हाईली स्टेबल निगेटिव चार्ज है। और ये हाईली स्टेबल है मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन पे आसानी से डोनेट नहीं करेगा। इसमें चेक कीजिए, यहाँ पे 3 आपका क्या लग रहा है, 3 प्लस आई लग रहा है। यहाँ पे 2 प्लस आई लग रहा है। यहाँ पे 1 प्लस आई लग रहा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है ना, तो 3 प्लस आई ग्रुप लगा के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से भेज रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब इसका बेसिक सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे 2 ही CH3 ग्रुप क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पे 1 CH3 ग्रुप क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो 2 का ज्यादा हो जाएगा, फिर 1 का, फिर यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि 3 डिग्री कार्बन आयन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन मिथाइल कार्बन आयन। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे चेक कीजिए, प्लस आई, 2 कार्बन का प्लस आई, यहाँ पे देख रहे हैं 3 कार्बन का प्लस आई, यहाँ पे 4 कार्बन का प्लस आई। चेक कीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे कितने कार्बन का आपका है, 2 कार्बन का प्लस आई, यहाँ पे 1 कार्बन का प्लस आई। चेक कीजिए यहाँ पे, तो आप बताइए सोच के, प्लस आई 4 कार्बन का लग रहा है, मतलब यहाँ पे 4 कार्बन मिलकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे 4 कार्बन मिलकर यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है। CH3 प्लस आई शो कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आया, यहाँ पे आया। अब ये क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजा, यहाँ से ये भेजा और यहाँ से ये मिलके भेजा। यहाँ से सिर्फ एक भेजने वाला है, यहाँ पे तो सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 कार्बन का, यहाँ पे 3 कार्बन का, यहाँ पे 4 कार्बन का। पता है ना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करता है तो प्लस आई वैल्यू भी, प्लस आई पावर भी क्या करता है, उसका इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर लास्ट में। ठीक है ना, ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड। टर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड, ये क्या होता है आपका,
बल्कि बेस, ये सब ध्यान रखना है क्योंकि ये सब आपका SN2E2 में यूज होने वाला है, ठीक है ना। बल्कि बेस, बल्कि न्यूक्लियोफाइल, अभी न्यूक्लियोफाइल समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा न्यूक्लियोफाइल, बस अभी समझना है क्या बेस, ये भी क्या है आपका बल्कि है, चेक कीजिए, ये भी क्या है आपका बल्कि बेस है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। अब देखिए यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या ऑर्गेनिक बेस के बारे में, ठीक है ना। ऑर्गेनिक बेसेज आर बेसिकली नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है ना। ऑर्गेनिक बेस जो होगा ना वो क्या होगा आपका नाइट्रोजिनस बेस होगा। बेसिकली नाइट्रोजिनस बेस का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है ना। धीरे धीरे यहाँ पे कौन कौन है, पहला हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या एलिफैटिक एमीन, ठीक है। दूसरा एरोमेटिक एमीन, मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एरोमेटिक एमीन तब जान ही रहे हैं, एनिलीन के बारे में बात किया जा रहा है, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री एनिलीन भी हो सकता 3 डिग्री भी हो सकता है, तो इसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तीसरा ग्वानिडीन, ग्वानिडीन क्या है, दे दो आंसर इसका स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ग्वानिडीन, ठीक है। चौथा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या एमिडीन, एमिडीन क्या हो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड NH2, ये क्या है आपका एमिडीन, ठीक है ना। एंड लास्ट वन इज व्हाट एरोमेटिक एमीन में सिर्फ यही नहीं होगा, अभी और भी होने वाला है, ठीक है ना। पिरिडिन भी आता है उसके अंदर, पायरोल भी आता है, तो वो सब आगे आएगा, लेकिन इन जिनमें मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्या इसके बारे में एनिलीन के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि और भी आएगा, ठीक है ना, हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में। अब देख रहा हूँ पे नेक्स्ट एमाइड, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? इतने तरह के हम लोग को बेस बेसिकली पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बारे में ज्यादा चिंतित मत होना क्योंकि ये सिर्फ यही एरोमेटिक नहीं है एनिलीन, और भी है, पायरोल भी है, एमाइड पिरिडिन भी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड अगर होगा तो एरोमेटिक एमीन होगा तो वो भी क्या होगा आपका नाइट्रोजनस बेस होगा, वो भी क्या होगा आपका ऑर्गेनिक बेस होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं किसके बारे में ऑर्गेनिक बेस के बारे में। ऑर्गेनिक बेस क्या होगा आपका नाइट्रोजनस बेस होगा। नाइट्रोजनस बेस का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। तो दिक्कत है यहां तक। अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूं किसके बारे में एलिफैटिक एमीन के बारे में, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे हेडिंग दीजिए पहला एलिफैटिक एमीन्स, ठीक है ना। इसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फेज में, ठीक है ना, मतलब सॉल्वेंट फेज में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन फेज में बात करेंगे, गैसियस फेज में बात करेंगे, ठीक है ना, मतलब गैसियस फेज और सॉल्वेंट फेज में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन गैसियस फेज और नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना, गैसियस फेज में, गैस फेज में, ठीक है ना, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो बेसिक एस्टर का जो ऑर्डर होगा एलिफैटिक एमीन कौन कौन है आपका 1 डिग्री
2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे CH3 N, या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग क्या, R, ये 3 डिग्री एमीन है, ये क्या आपका 2 डिग्री एमीन है, और ये क्या आपका 1 डिग्री एमीन है, ठीक है ना। यहाँ पे R का प्लस इफेक्ट लग रहा है, R का प्लस इफेक्ट लग रहा है, यहाँ भी R का प्लस इफेक्ट लग रहा है, बट यहाँ पे 3 R का लग रहा है प्लस इफेक्ट। इसका मतलब इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर इसका। अब देखते हैं यहाँ पे N के पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लुईस बेस में लिखवाया था ना ये चीज, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। यहाँ पे क्या है आपका 3 प्लस I ग्रुप है, यहाँ पे क्या है आपका 2 प्लस I ग्रुप है, और यहाँ पे 1 प्लस I है। तो जाहिर सी बात है इसका प्लस I ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पे आसानी से डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। ये किसमें आपका गैसियस फेज में और किसमें आपका नॉन प्लस सॉल्वेंट में। सेकेंड में बात करते हैं यहाँ पे क्या, इन एक्वस सॉल्यूशन, किसमें आपका एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन का जो ऑर्डर होता है, क्या होता है समझते चीज को, KB 2 greater than 3 greater than 1, 2 greater than 1 greater than 3। कब, जब यहाँ पे R क्या होगा आपका इथाइल, और यहाँ पे R क्या होगा आपका मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे R क्या होगा आपका इथाइल, और यहाँ पे R क्या होगा आपका मिथाइल। तो उस केस में क्या होगा 231 एंड 213। इसको याद कैसे करना है, इसका मैं रीजन बताऊंगा कि कैसे हुआ, बट वहां पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ऑर्डर ध्यान रखना है। तो याद कैसे करना है सोचिए, 2 तो यहाँ पे कॉमन है दोनों में, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचता है 3 1 एंड 1 3, ठीक है ना। इथाइल क्या होता है आपका CH3 CH2, मिथाइल क्या होता है CH3, यही ना होता है। अब देखते हैं यहाँ पे ये बड़ा है ना, इसलिए 3 पहले आया, बड़ा है इसलिए बड़ा पहले आया, ठीक है ना। छोटा है इसलिए छोटा पहले आया। ये 2 तो दोनों में कॉमन है, 2 तो सोचना ही नहीं है, बचा यहाँ पे 3 एंड 1 के बारे में, ठीक है ना। तो बड़ा है, इथाइल बड़ा है तो इसलिए 3 डिग्री पहले आएगा, मिथाइल छोटा है इसलिए यहाँ पे 1 डिग्री पहले आएगा। तो दिक्कत यहाँ तक। अब इसका क्या है एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ, इस चीज को पहले नोट कर लीजिए आप लोग। अब देख रहा हूँ यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट, ठीक है ना। मैं बात करें क्या 1 डिग्री एमीन के बारे में, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका RNH2, और ये किसमें आपका एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर का भी अपना कुछ यहाँ पे क्या होता है रोल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर जाता है। तो देखिए यहाँ पे H प्लस मैंने लिया, यहाँ पे N के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, H प्लस गेन किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका RN पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे कितना H है 3 H है यहाँ पे मेरे पास में, चेक कीजिए, ठीक है। सेकेंड 2 डिग्री अमीन, ठीक है ना। तो 2 डिग्री अमीन क्या होगा यहाँ पे RNHR H प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा आपका RNH पॉजिटिव HR, चेक यही ना होगा। तब ये H प्लस गेन कर लेगा, तो N के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, H प्लस गेन कर लिया, H प्लस गेन कर लिया। थर्ड 3 डिग्री अमीन, तो यहाँ पे क्या होगा आपका R3N, और यहाँ पे क्या है आपका H प्लस, N के पास में यहाँ पे क्या है आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन, H प्लस गेन किया, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका चेक कीजिए, यही ना बनेगा। बताए थे ना कि अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो वहाँ पे क्या बनता है केटन बनता है,
ये क्या है आपका कैटायन। ये कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग बोलेंगे कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, वहां सब लिखवाए थे, सब बताए थे वहां पे। अब देखिए यहाँ पे आर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो आर अपना कौन सा इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्लस आई, यहाँ पे 3 3 प्लस आई, 3 3 प्लस आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाटर आया, ठीक है ना। एन के पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अभी तक खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। सोचिए एन के पास में पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, कोई भी एटम पे निगेटिव कोई भी एटम पे अगर पॉजिटिव आता है तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ पे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये एन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे एक ही बार आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब वाटर जो होता है, चेक कीजिए यहाँ पे वाटर, यही ना है वाटर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो यहाँ पे क्या है डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यही ना होता है। तो बताइए इसके साथ में कौन आगे जुड़ने लगेगा, ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि OH2 जिसके पास में क्या है डेल्टा निगेटिव, इसके साथ में आगे क्या बनाया, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, पार्शियल बॉन्ड, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां भी बनाया आपका OH2 पे डेल्टा निगेटिव, ठीक है ना। यहां भी बनाया, चेक कीजिए, यहाँ पे 3 बार बनाया, यहाँ पे 2 ही बार बनाएगा डेल्टा निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या, अगर आर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए था, फिर इसका देखिए जानते, इसका जो एक्सप्लेनेशन है 2 डिग्री का इससे हम लोग कंपेयर करेंगे और 2 डिग्री का हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। 2 डिग्री का अचानक से बढ़ गया है, ठीक है ना, क्यों बढ़ा है उसको समझते हैं हम लोग। देखिए जानते यहाँ पे, तो पहले हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे क्या 2 डिग्री एंड 1 डिग्री में कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सुनिए यहाँ पे, ये क्या है आपका वाटर, यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वाटर से इसको क्या मिला, स्टेबिलिटी मिला, सॉल्वेशन बोलते हैं क्या, सॉल्वेशन स्टेबिलिटी इसको बोलते हैं हम लोग। सॉल्वेशन स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग द चार्ज स्पेसीज, द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग द चार्ज स्पेसीज बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे सॉल्वेशन केमिकल बॉन्डिंग में, वेदांत यहाँ पे, और ए के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मान लेते हैं वाटर, वाटर यहाँ पे आया, ठीक है ना, इसके पास में क्या होगा डेल्टा निगेटिव, तो क्या करेगा इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा, और भी वाटर आया और बॉन्ड बना, अरे बात समझ में। तो इसको क्या कर लिया, चारों तरफ से क्या कर लिया, इसको घेर लिया ना, चेक कीजिए, इसको क्या किया चारों तरफ से सराउंड कर दिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सॉल्वेशन, द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग, द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग घेरना, ठीक है ना, ऑफ द चार्ज स्फीयर, चार्ज मॉलिक्यूल, चार्ज मॉलिक्यूल को, ठीक है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा घेरना क्या कहलाता है आपका सॉल्वेशन। मतलब यहाँ पे ये कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आया और चार्ज स्पीशीज को ज्यादा से क्या कर लिया, घेर लिया, इसे क्या बोलते हैं हम लोग सॉल्वेशन, ठीक है ना। सराउंड करना मतलब सॉल्वेशन। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सॉल्वेशन क्या है आपका ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेशन क्या है आपका ज्यादा है, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया कि प्लस आई अचानक से बढ़ गया। अब देखिए ध्यान से, ये जो बॉन्ड बना है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं बनता है ना, एच बॉन्ड क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्या, नहीं ना। लेकिन यहाँ पे अचानक से एक आर के बढ़ने से यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट अचानक से बढ़ गया, ठीक। तो प्लस आई से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा कम होगा,
कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो यहां पे 2 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एमीन बिकॉज द प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेज इन द 2 डिग्री एमीन। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि यहां पे 2 डिग्री एमीन 1 डिग्री एमीन से ज्यादा इसलिए है क्योंकि 2 डिग्री एमीन में अचानक से प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए कि वाई 2 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एमीन बिकॉज द प्लस आई इंक्रीजेज इन द 2 डिग्री एमीन। सिंपल सा आंसर यहां पे ये, जब प्लस आई यहां पे इंक्रीज किया तो यहां पे प्लस आई से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पे चार्ज डेंसिटी यहां पे क्या होगा, कम होगा। केटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग बोलेंगे कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ये जो यहां बना है केटायन, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग बोलेंगे कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे ये बात आप लोगों का क्लियर हो चुकी है। ठीक है ना? हम यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ पे क्या आपका सॉल्वेशन स्टेबिलिटी है। क्या यहाँ पे वाटर यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए आया है ना, इसको क्या मिल रहा है, सॉल्वेशन से क्या मिल रहा है, इसको स्टेबिलिटी मिल रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है, सॉल्वेशन स्टेबिलिटी। ठीक है, इस केस में, लेकिन इस केस में हम क्या बोलेंगे कि प्लस आई इंक्रीजेज इन 2 डिग्री एमीन। ठीक, तो पहला रीजन यहाँ पे क्या हुआ कि 2 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एमीन बिकॉज प्लस आई पावर इंक्रीजेज इन 2 डिग्री एमीन। ठीक है ना? यहाँ पे देख रहा, यहाँ भी 2-2 मॉलिक्यूल है वाटर का, यहाँ भी 2-2 मॉलिक्यूल वाटर है। ठीक है ना? ठीक है ना? कंपेयर यहाँ पे कहाँ पे करना है हमको, एक ये और एक जो यहाँ पे अल्काइल बना हुआ है वो। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं बनता है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई के बढ़ने से अचानक से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना? जिसकी वजह से ये ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा, मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बात करते हैं 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन में। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यहाँ पे पहले से आप समझिए अच्छे से एक बार। अब देख रहे हैं पे 2 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री एमीन। क्यों ऐसा होता है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये जो वाटर है, ठीक है ना, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के बढ़ने से, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के बढ़ने से क्या ये वाटर को इसके आसपास आने देगा क्या, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जब यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा अचानक से, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वाटर का इसके साथ बॉन्डिंग बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे वाटर का सॉल्वेशन, वाटर जो इसको सॉल्वेट करेगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, इसको धक्का मार के भगाएगा, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। किसके लिए? वाटर के लिए। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप तो बढ़ गया, बट वाटर के लिए क्या हो गया, निगेटिव पॉइंट बन गया। ठीक है ना? वाटर जो इसको सॉल्वेशन दे रहा था वो सॉल्वेशन बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो जाएगा, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, बहुत कम। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर इंक्रीजेज इन केस ऑफ 3 डिग्री एमीन। स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर, वाटर को क्या मिल गया, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिल गया। ठीक है ना? जिसकी वजह से 3 डिग्री एमीन इज लेस बेसिक देन 2 डिग्री एमीन। पर देखिए यहाँ पे वाटर ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। मैं पहले ही बोला था कि सबका एक्सप्लेनेशन क्या है, अलग अलग है। मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा। ठीक है ना? इसका एक्सप्लेनेशन क्या था कि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप यहाँ पे इंक्रीज कर गया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर यहाँ पे क्या हो गया आपका, इंक्रीज कर गया। स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर यहाँ पे क्या हो गया आपका, इंक्रीज कर गया।
जिसकी वजह से 2 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री एमीन। रीजन, स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर इंक्रीजेज इन 3 डिग्री एमीन। क्लियर यहां तक? मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए यहां पे सुनिए यहां पे 2 डिग्री एमीन is more basic than 1 degree amine because plus I of alkyl group increases in 2 degree amine। पहला 2 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री 1 डिग्री अमीन बिकॉज प्लस आई इंक्रीजेज इन द 2 डिग्री अमीन। कोई दिक्कत है यहां तक? दूसरा हम यहां पे क्या बोलेंगे, देखते हैं यहां पे 3 डिग्री अमीन, कैसे बोल दीजिए यहां पे 2 डिग्री अमीन is more basic than 2 degree amine is more basic than 3 degree amine। 2 degree amine is more basic than 3 degree amine because steric hindrance to water increases in 3 डिग्री एमीन। अब यहां पे वाटर को यहां पे क्या मिल रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रहा है, मतलब वाटर इसको सॉल्वेट करने के लिए नहीं आएगा, मतलब यहां पे बॉन्ड बनाने के लिए नहीं आएगा, इसका क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? आ रही बात समझ में? ये जो बॉन्ड देख रहे हैं बहुत स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, ये लोग लोग क्या कर रहा है, इसको धक्का मार के भगा रहा है, भागो यहां से, नहीं आना तुमको यहाँ पे, ठीक है ना? क्लियर है? ये मत समझना कि यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, ये माइनर नहीं के बराबर समझ लो, यहाँ बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे नहीं के बराबर बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे समझना है इस चीज को, ठीक है ना? क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे तो दो वाटर तो बॉन्ड बना रहा है ना, यहाँ पे सॉल्वेशन तो इसको मिल रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे सॉल्वेशन क्या है, कम है यहाँ पे। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देख दो यहाँ पे, ये तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअली ये किसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, और जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, ठीक है ना, धक्का ज्यादा लगेगा ना इसको। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब 1 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन में कंपेयर करना है। जब यहाँ पे आर क्या होगा आपका मिथाइल एंड आर क्या होगा आपका इथाइल। क्लियर यहाँ तक? तो हम यहाँ पे क्या देख लिए हैं, हम यहाँ पे ये देख लिए कि 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। रीजन दोनों का अलग अलग। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 3 डिग्री का बेसिक एक्शन ज्यादा होगा और यहाँ पे क्या होगा इथाइल, पता है ना? अगर सोचिए यहाँ पे इथाइल होगा तो इथाइल और यहाँ पे एक ही इथाइल है, सोचिए जरा, तो 3 इथाइल मिलकर, इसको तो भगा ही दिया पहली बात, 3 इथाइल मिलके 3 इथाइल का प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे बात समझ में, 3 इथाइल का, 3 यहाँ पे क्या है इथाइल, यही ना इथाइल, ठीक है? तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे क्या 1 डिग्री एंड 3 डिग्री में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको याद होगा कि जब यहाँ पे आर क्या है, आर इथाइल है, तो ऑर्डर क्या होता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। एंड आर जब यहाँ पे क्या होता है आपका मिथाइल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, यही ना होता है ऑर्डर, चेक कीजिए। तो इथाइल का साइज बड़ा है और यहाँ पे साइज बड़ा है, ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है कि इसको तो थोड़ा सा हिंड्रेंस मिलेगा, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या इथाइल का साइज बड़ा होने की वजह से ये प्लस का इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, तो इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें 1 डिग्री एंड 3 डिग्री में बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री इन केस ऑफ इथाइल, बिकॉज
प्लस आई पावर ऑफ द इथाइल इज मच ग्रेटर देन द प्लस आई पावर ऑफ वन इथाइल। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? दूसरी चीज, अब यहाँ पे साइज छोटा हो गया, अब यहाँ पे क्या बन गया आपका, मिथाइल बन गया। ठीक है, साइज छोटा हो गया, तो यहाँ मिथाइल तो आया जरूर, ठीक है ना, यहाँ मिथाइल आया। अब ये मिथाइल इतना ज्यादा इसको हिंड्रेंस नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि मिथाइल का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया ना। तो अब यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा, सॉल्वेशन डोमिनेट कर जाएगा, किसके ऊपर, प्लस आई पावर के ऊपर। किस केस में, 1 डिग्री के केस में। जब यहाँ पे आर क्या होगा आपका, मिथाइल होगा, उस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पे प्लस आई पावर कम हो जाएगा मिथाइल का, और यहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा आपका, सॉल्वेशन डोमिनेट कर जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया? ये ऑर्डर, ये तो खैर इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपको यहाँ पे इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा। अगर कभी आपसे रीजन में पूछ ले, यहाँ पे क्या बोलना है, 2 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री अमीन बिकॉज प्लस आई ऑफ द अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज। ठीक है ना। दूसरा क्या बोलना है यहाँ पे, 2 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमीन बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर इंक्रीजेज इन 3 डिग्री अमीन। स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर इंक्रीजेज इन 3 डिग्री अमीन, मतलब वाटर को क्या मिल रहा है यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 डिग्री एंड 3 डिग्री बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आर यहाँ पे क्या आपका इथाइल है, तो आर अगर इथाइल होगा तो उसका प्लस आई पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि 3 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री अमीन बिकॉज प्लस आई पावर डोमिनेट्स ओवर द सॉल्वेशन स्टेबिलिटी, डोमिनेट्स ओवर द सॉल्वेशन। यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा ये चीज कि 3 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री अमीन इन केस ऑफ इथाइल, ऐसा लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ इथाइल 3 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री अमीन बिकॉज प्लस आई ऑफ द इथाइल इंक्रीजेज इन केस ऑफ 3 डिग्री अमीन। ठीक है ना। प्लस सॉरी प्लस आई पावर ऑफ द इथाइल डोमिनेट्स ओवर द सॉल्वेशन, प्लस आई ऑफ द इथाइल डोमिनेट्स ओवर द सॉल्वेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ, ये बात चल रहा है क्या, 3 and 1 बात चल रहा है, तो इन केस ऑफ मिथाइल सॉल्वेशन डोमिनेट्स ओवर द प्लस आई पावर ऑफ द मिथाइल, क्योंकि मिथाइल अब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो चुका है। अगर नंबर ऑफ एज कंपेयर टू द इथाइल, ठीक है ना, मिथाइल में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गया, कम हो गया, तो जाहिर सी बात है प्लस आई पावर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्लस आई पावर कम हो जाएगा तो यहाँ पे डोमिनेट कौन कर जाएगा, आपका सॉल्वेशन डोमिनेट कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट कीजिए और इसको लिख लीजिए यहाँ पे लाइन जो मैंने बोला यहाँ पे। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट था समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। ध्यान रखना हमेशा, देखिए ये क्या आपका एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। एक्सपेरिमेंटली ये आया था कि 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। जब आर यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल होगा, इथाइल होगा, तो उस केस में। ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री या 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री, इसका रीजन क्या है समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अलग अलग एक्सप्लेनेशन, इसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। एक साथ हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। 2 डिग्री क्यों ज्यादा है 1 डिग्री से, इसका क्या रीजन है यहाँ पे कि प्लस आई इंक्रीज कर गया। ठीक है ना। 2 डिग्री मोर बेसिक है 3 डिग्री से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस टू H2O बढ़ गया। ठीक है ना। वाटर जो सॉल्वेट करने के लिए आ रहा था 3 डिग्री एमीन्स को, ठीक है ना, उसके कैटायन को, तो वहां पे क्या हो गया, उसका सॉल्वेशन कम हो गया, क्योंकि वहां पे क्या मिल रहा है, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रहा है। किसको, वाटर को। जैसे वो नजदीक में आ रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रहा है। कौन दे रहा है यहाँ पे, तो आर दे रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे बात आ रही है क्या कि 3 डिग्री एंड 1 डिग्री में
जब आर यहाँ पे इथाइल होगा, आर क्या होगा यहाँ पे इथाइल, तो हम लोग बोलते हैं वहां पे कि 3 डिग्री मोर बेसिक देन 1 डिग्री। क्यों? बिकॉज प्लस आई पावर ऑफ द इथाइल डोमिनेट्स ओवर द सॉल्वेशन। ठीक है ना, जब आर यहाँ पे क्या होगा आपका मिथाइल, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं कि सॉल्वेशन डोमिनेट्स ओवर द प्लस आई पावर ऑफ द मिथाइल। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? ये सबका एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन जो ओवरऑल बेसिक क्वेश्चन का जो ऑर्डर आया वो 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, अगर आर यहाँ पे क्या होगा इथाइल हो, ठीक है ना। 2 डिग्री मोर बेसिक देन 1 डिग्री मोर बेसिक देन 3 डिग्री, अगर यहाँ पे आर क्या आपका हो मिथाइल हो, ठीक है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए सब बेसिक क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा, KB का ऑर्डर बताइए। यहाँ पे क्या ये आपका 2 डिग्री है, क्या आपका 3 डिग्री है, क्या ये आपका 1 डिग्री है? 1 डिग्री इज मोर बेसिक, ठीक है ना। अब यहाँ पे इथाइल देखिए ध्यान से, इथाइल इथाइल इथाइल, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3 डिग्री मतलब 1 के बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 2, फिर क्या आ जाएगा आपका 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक कीजिए, एन के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है आपके पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है आपके पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए ध्यान से, ये क्या आपका sp3, ये क्या आपका sp2 और ये क्या आपका sp। तो हम जानते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है उसका बेसिक क्वेश्चन कम होता है। ये भी हम जानते हैं कि sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू sp3, एज कम्पेयर टू sp3 सॉरी sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द sp2, और sp2 का ज्यादा होगा किससे sp3 कंपेयर में। इसका मतलब ये क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम वाला होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन पे ये जो अपना इलेक्ट्रॉन पे आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, बट ये आसानी से कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक कीजिए, एन के पास में क्या है आपके पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन, बट ये क्या कर रहा है आपका रेजोनेंस कर रहा है। चेक कीजिए, रेजोनेंस करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका sp2 तो हो ही जाएगा, बट ये क्या कहलाएगा आपका डीलोकलाइज्ड। चेक कीजिए sp2 और ये क्या आपका डीलोकलाइज्ड, ये क्या आपका sp3, ये क्या आपका sp2, इनके पास में यहाँ पे क्या है लॉन पे इलेक्ट्रॉन sp2, बट यहाँ पे क्या है लोकलाइज्ड, ये रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। हम जानते हैं कि sp3 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, इसका मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका मतलब 2 का सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। अब देख यहाँ पे ये भी sp2, ये भी क्या आपका sp2, बट यहाँ पे क्या है डीलोकलाइज्ड, यहाँ पे क्या है लोकलाइज्ड, तो लोकलाइज्ड वाले का क्या होगा ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ। फिर 3 फिर 1 2 3 एंड 1 आ गया। यहाँ बताइए आप आंसर खुद से बताइए, एन के पास यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका sp2, और ये क्या हो जाएगा आपका डीलोकलाइज्ड, ठीक है ना। एन के पास यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, sp2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका लोकलाइज्ड, ठीक है ना। यहाँ भी एन के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, sp2 क्योंकि ये रेजोनेंस करने वाला है ना, जब भी रेजोनेंस करेगा तो क्या हो जाएगा sp2 होगा उसका, और ये क्या हो जाएगा आपका डीलोकलाइज्ड। कौन डीलोकलाइज्ड लोन पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, ये तो क्या हो गया आपका sp3, और ये भी क्या हो गया आपका sp3, ध्यान रखना है चीज का, ठीक है ना यहाँ तक। तो sp3 वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा कम होता है, मतलब उसका बेसिक क्वेश्चन क्या होगा ज्यादा होगा। अब देख ध्यान से यहाँ पे ये क्या आपका 2 डिग्री, ये क्या आपका 1 डिग्री, इसका मतलब इससे ज्यादा होगा 1 2 3 4 4 ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे आ जाइए sp2 डीलोकलाइज्ड, sp2 लोकलाइज्ड, sp2 डीलोकलाइज्ड, मतलब sp2 जो लोकलाइज्ड है उसका ज्यादा होगा ना, sp2 तो कॉमन हो गया सब में। अब यहाँ पे डीलोकलाइज कर रहा है, ये लोकलाइज्ड है, ये क्या है डीलोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड मतलब आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ बताइए डीलोकलाइज, ये भी क्या है डीलोकलाइज, बताइए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम डीलोकलाइज हो रहा है और यहाँ पे ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है। चेक कीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्टेट ज्यादा होगा ना, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा इसका क्या होगा डीलोकलाइजेशन। मतलब अगर डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है मतलब यहाँ पे एन के पास में इस इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी क्या होगा कम होगा, एन के पास में
इस इलेक्ट्रॉन पेयर का अवेलेबिलिटी क्या होगा आपका यहाँ पे कम होगा, इसका यहाँ पे क्या होगा ज्यादा होगा, इससे कम पेयर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, उसका क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। चेक कीजिए इसको। अब यहाँ पे चेक कीजिए, सब sp3 है, चेक कर लीजिए, बट ये 1 डिग्री, ये क्या आपका 2 डिग्री, और ये क्या आपका 3 डिग्री। ठीक है ना, नंबर देते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। बताइए यहाँ पे 2 डिग्री ज्यादा होगा, मतलब 3 के साथ ज्यादा हो जाएगा। इथाइल लेते हैं इसको हम लोग, तो फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना। अब देखता हूं यहाँ पे एन के पास में क्या है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एन के पास में क्या है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, अगर डिग्री ऑफ एमीन सेम हो, इफ डिग्री ऑफ एमीन इज सेम, ये क्या है, ये 3 डिग्री का है और ये भी क्या है आपका 3 डिग्री का है। और आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उतना ही यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है। चेक कीजिए, मतलब कहने मतलब कि प्लस हाई पावर उतना ही लग रहा है यहाँ पे। चेक कीजिए इसका, देखता हूँ यहाँ पे 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना, 2 4 6 और यहाँ पे 7, 2 4 6 है यहाँ पे। ठीक है ना, 2 4 6। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन तो डिफरेंट है। ठीक है ना, बट यहाँ पे जो डिग्री ऑफ एमीन है वो क्या आपका सेम है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अगर डिग्री ऑफ एमीन यहाँ पे सेम होगा तो यहाँ पे किसका ज्यादा होगा, हम ये चेक करने जा रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका एक रिंग फॉर्म में और ये क्या है आपका ओपन चेयर फॉर्म में। चेक कीजिए, अगर देखिए ध्यान से, अगर डिग्री ऑफ एमीन सेम होता है, अगर डिग्री ऑफ एमीन क्या होता है आपका सेम होता है, तो उस केस में ध्यान रखना है कि साइक्लिक वाले का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एसाइक्लिक। इफ डिग्री ऑफ एमीन इज सेम देन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द साइक्लिक एमीन इज मोर देन द एसाइक्लिक एमीन। ऐसा क्यों, मैं इसका रीजन देता हूं, पर इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट बना के लिख लीजिए। इफ degree of amine is same, if degree of amine is same, then basic strength of cyclic amine is greater than basic strength of acyclic amine। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे ये क्या ओपन चेन वाला है। ठीक है ना, इसका बेसिक क्वेश्चन क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। क्यों ऐसा होगा, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे एन के पास में क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर ये H+ गेन करता है, अगर देखिए ध्यान से यहाँ पे कुछ ये बनेगा आपका। ठीक है ना, अगर यहाँ पे ये H+ गेन करता है, एन के पास में क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ध्यान से एन, ठीक है ना, H पॉजिटिव चार्ज, देखिए ध्यान से यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा, H+ गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा ना, पहले भी sp3 है ही ये। चेक कीजिए यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब यहाँ पे वाटर आएगा सॉल्वेट करने के लिए, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे आया वाटर आपका सॉल्वेशन के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका बताइए, ये हिंड्रेंस ज्यादा होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि एस्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर इज मोर
क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब खुला हुआ ओपन चेन है। पर सोचिए यहाँ पे जब यहाँ पे वाटर आएगा स्टेरिक सॉल्वेशन करने के लिए, जब यहाँ पे क्या आएगा आपका वाटर आएगा सॉल्वेशन करने के लिए, तो ये तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से ये उसका उतना ज्यादा धक्का नहीं मार पाएगा, मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, वाटर को बहुत कम मिलेगा, तो यहाँ पे सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्वेशन इंक्रीज करेगा बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर डिक्रीजेज ड्यू टू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ये बंधा हुआ स्ट्रक्चर है ना, बंधा हुआ है ना, जाएगा तो पूरा साथ में जाएगा धक्का मारने के लिए। और ये तो क्या है, ये अकेले भी जा सकता है, ये अकेले भी जा सकता है धक्का मारने के लिए, ठीक है ना। ये क्या है, खुला हुआ स्ट्रक्चर है, वो क्या आपका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे सॉल्वेशन ज्यादा होगा इसका, इस कैटायन का यहाँ पे सॉल्वेशन क्या होगा आपका ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह से इसका बेसिक क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा ये कैटायन क्या उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। बट यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ स्ट्रक्चर है, वाटर यहाँ पे आएगा तो इसको धक्का मारेगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान कहाँ पे, ये तो हो गया यहाँ पे सॉल्वेशन मतलब वाटर में बात। अगर यहाँ पे अगर गैस फेज या यहाँ पे आपसे बात करें क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट केस में, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 4 6 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं 2 4 6 और 1 7, यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ गया, तब भी इसी का होगा। चेक कीजिए यहाँ पे 2 4 6, अगर यहाँ पे आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट हो या गैस फेज हो तो उसके समय क्या चेक करते हैं, प्लस आई इफेक्ट चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं होता है, अपन लोग क्या चेक करते हैं, प्लस आई इफेक्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख रहा 2 4 6 कार्बन का प्लस आई लगेगा, और यहाँ पे 2 4 6 और 1 7 काउंट कीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तब भी इसी से ज्यादा होगा, ठीक है ना। सॉल्वेशन फेज मतलब सॉरी एक्वस सॉल्यूशन में भी इसी का ज्यादा होगा, और साथ में नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैस फेज में इसी का ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है एलिफैटिक एमीन। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे क्या आपका एरोमेटिक एमीन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से।